जिस तरीके से ये गिरफ्तारी की गई है, दरअसल पहले जिस तरीके से विवादित बयान दिया गया नारायण राणे की तरफ से, और उसके बाद बड़ी कार्रवाई करते, क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो आम नागरिक नहीं है, वो मंत्री पद पर काबिज हैं और ऐसी उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके गिरफ्तारी हुई। और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बहुत अहम बात करी है और सबसे बड़ी बात इस बीच में ये है कि महाराष्ट्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अब सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। जिस तरीके से नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद से जो लगातार तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, भाजपा भी अब उसको लेकर प्रदर्शन के लिए बात कर रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि राज्यपाल से अब आगे चलकर उनका एक बड़ा डेलीगेशन जो है वो बीजेपी का वो जाके मीटिंग करेगा और सीधे सीधे तौर पर उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर सवाल खड़े करेगा। हमने देखा था नारायण राणे ने जिस तरीके से जन आशीर्वाद रैली में जो सीएम हैं उनके खिलाफ एक बड़ा निशाना बोला था और कहा था कि यदि अगर आप एक सीएम के पद पर हैं तो आपको 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुके हैं, उसके बारे में यदि अगर आपको नहीं पता है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। यकीनन योगेश, ये बहुत शर्मनाक की बात है, लेकिन किसी मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना कि उनको थप्पड़ मार दूंगा या फिर किसी भी तरीके की बेइज्जती कर देना, ये सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, हम भारत में रहते हैं, भारत में किसी भी इंसान के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना कहीं से भी कहीं तक जायज़ नहीं है। तो वो तो खुद एक मंत्री के पद पर हैं, वो आगे चलकर देश के एक बड़े तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, यकीनन बहुत गरीब खानदान से भी आते हैं। यदि अगर हम उनके हिस्ट्री की बात करें, 16 साल की उम्र में उन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था, शिवसेना से ही वो नेता थे। यानी कि आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पूर्व शिक्षक सैनिक ने आज के शिवसेना के वर्तमान अध्यक्ष के ऊपर एक बड़ा हमला बोला है। ठीक है, आप इस चीज को देख सकते हैं। 16 साल की उम्र में नेता बनना कोई बड़ी मतलब कोई एक छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी चुनौती की बात है। बहुत गरीब खानदान से आते हैं। यदि अगर हम उनके इतिहास के बारे में जिक्र करें तो मुर्गी बेचने का काम करते थे और साथ ही साथ कई ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जो निकलकर सामने आई थी। उनके बाद फिर 68 में वो शिवसेना को उनने एक्टिव पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। उसके बाद 80 से 85 का वो दशक था जब उनको कॉपरेटर के तौर पर बनाया गया। 90 से लेकर 99 के दौर में शिवसेना से विधायक के तौर पर भी रहे। 99 में पहली बार सीएम बने महाराष्ट्र के और फिर उसके बाद उन्हीं की मतलब जो पॉलिटिक्स को ज़्यादा तौर पे देखता है, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को ज़्यादा तौर पे देखता है, तो वो ये चीज़ को साफ तौर पे कहेगा कि उनके बयान में कहीं ना कहीं बाल ठाकरे की जो है वो झलक जो है वो नजर आती है। बाल ठाकरे के सबसे ज्यादा खास हुआ करते थे और उन्हीं के बेटे के ऊपर हमला बोला कि थप्पड़ मार दूंगा। आप यदि अगर 1999 का वो दौर देखेंगे तो जब उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई थी, क्योंकि कहा जाता था कि उद्धव ठाकरे बड़ी शाही किस्म के लड़के हैं तो वो पॉलिटिक्स को नहीं ज्वाइन करेंगे, फोटोग्राफर बनना चाहते थे। लेकिन जब 1999 में उनकी एंट्री हुई तभी से पूरे पार्टी के अंदर, शिवसेना के अंदर जो है वो गहमा गहमी का माहौल बन चुका था। राज ठाकरे जो थे वो भी बगावती तेवर दिखा चुके थे और उसके बाद नारायण राणे ने भी अपने बगावती तेवर दिखाए थे। उन्होंने फिर उसके बाद साल 2005 में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और फिर उसके बाद 5 के बाद 2009 में, यानी कि उनकी विवादित टिप्पणियों का दौर चलता रहा था। उन्होंने पार्टी आला कमान के ऊपर सीधे सवालिया निशान खड़े कर दिए थे और फिर उसके बाद 2005 के बाद 2009 में उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और फिर बाद में उस पॉलिटिकल पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर दिया और उसके बाद आज तक वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है। और उसके बाद इसी साल जब कैबिनेट एक्सपेंशन 2.0 हुआ तब हमने तस्वीरें देखी कि उनको राजस्व मंत्री बना दिया गया। लेकिन उसके बाद से ही जो तनातनी का दौर है वो शुरू हुआ, क्योंकि जब आप देख सकते हैं संसद की जो तस्वीरें निकल कर आई थी, संसद में किसी भी नेता का इंट्रोडक्शन नहीं होने दिया गया था, विपक्ष के द्वारा बातचीत नहीं होने दी गई थी, इस तरीके का आरोप जो है वो सत्ता की तरफ से लगाया गया था। तो इसी को लेकर लगातार जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं या फिर इंडिपेंडेंट स्टेट के जितने भी मंत्री हैं, तो वो सबके सब जा रहे हैं अपने अपने स्टेट्स में, जा रहे हैं अपने अपने जगह पे जा रहे हैं और वहां पर जाकर एक मतलब जन आशीर्वाद रैली निकाल रहे हैं ताकि वो जनता से सीधे सीधे तौर पर रूबरू हो सके, जनता की समस्या को समझ सके। और इसी तरीके से इसी क्रम में वो गए थे और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करी और उसके बाद सीधे सीधे सीएम उद्धव ठाकरे के ऊपर एक बड़ा निशाना बोला है। निशाना बोलते उन्होंने सीधे सीधे तौर पर यह कहा कि यदि अगर आप एक सीएम के पद पर काबिज हैं तो आपको 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं पता होगा। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, यकीनन शर्मनाक की बात है, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से करी गई है उसको भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ उन्होंने कोरोना काल को लेकर कहा कि यदि अगर महाराष्ट्र में मदिरालय खुल सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं खुल सकते हैं। डॉक्टर्स मरे, बच्चे मरे, जवान मरे, बूढ़े मरे, 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और उसके पीछे सीधे सीधे उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को इस चीज का जिम्मेदार ठहराया है। जी योगेश। बिल्कुल अमल, लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा कि बाल ठाकरे की कहीं ना कहीं झलक उनमें नजर आ रही है। बाल ठाकरे के साथ उन्होंने राजनीति की और उन्हीं के बेटे पर आज हमला किया है।
बाल ठाकरे का अगर जिक्र किया जाए तो वो एक विशाल वट थे, लेकिन अगर उनके रूप में उन्होंने कभी किसी अवधि का या किसी राजनीतिक दल के जिस तरीके से वो चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी मुख्यमंत्री बनने की अपेक्षा नहीं की, चाहत नहीं की, और ये खुद मुख्यमंत्री के पद पर रहे। और उसके बाद इतने महत्वपूर्ण गरिमामय पद पर रहने के बावजूद इतनी गरिमामय पद पर जो व्यक्ति बैठा हो उसके लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करना कहां तक लाजिम है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है अभी तक कि हाँ, राणे ने गलत बयानबाजी की थी। देखिए, जिस तरीके से आप जो बात कर रहे हैं, लिहाजा ये बात कहीं से कहीं तक जस्टिफाई तो है ही नहीं कि जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने किया। क्योंकि यदि अगर आप सीएम पद पे यदि अगर कोई इंसान बैठा हुआ है, सीएम की ही छोड़ दीजिए, यदि अगर कोई भी नेता है या फिर कोई कॉर्पोरेटर है या फिर आप आम इंसान की बात करें, हम पत्रकार हैं, हम अपने पत्रकार बंधुओं को इस तरीके से नहीं बोल सकते कि तुम्हें थप्पड़ मार देंगे। थप्पड़ कैसे मारा जा सकता है? आप एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, आप किसी को थप्पड़ मारेंगे? थप्पड़ मारने के खिलाफ कानून नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हैं जी योगेश? बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं अमल, कानून है, और अगर आपको कोई बात कहनी थी तो कानून के दायरे में आप कोई भी कार्रवाई की मांग भी उठा सकते थे। अगर वो भूल गए थे, अगर वो किसी चीज का अपमान कर रहे थे, अगर मान लीजिए वहां ध्वजारोहण का भी अपमान होता, अगर करते वो, तो आप कानूनी कार्रवाई के तहत पेश आइए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अमल कि राणे ऐसे मंत्री बने, ऐसे नेता बने जो कि पिछले 20 सालों में देखा जाए तो मंत्री रहते इन पर कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल, एक ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के खिलाफ भी सवालिया निशान अब खड़े होना शुरू हो गए हैं। हम भी इसके ऊपर सवालिया निशान जरूर दागेंगे, क्योंकि जब महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, 47 मंत्री हैं, 47 में से 27 ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। बीते दिनों भी हमने एक तस्वीर देखी थी जो कि पूरे देश में एक ऐसा राज्य बना महाराष्ट्र, जिसके अंदर एक गृह मंत्री के ऊपर सीधे सीधे 100 करोड़ की उगाही का केस चला, और अभी तक जिसके ऊपर ईडी जो है वो छानबीन कर रही है, लगातार उनको बुलाया जा रहा है, वो भी जाने से मना कर रहे हैं। तो यदि अगर खुद के मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, खुद के नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, तो आखिरकार एक कैबिनेट मिनिस्टर जो कि केंद्र में है, सेंटर में है, तो आप उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर देते हैं, उसके ऊपर वो भी बिना किसी नोटिस के। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत सारा शुक्रिया, तमाम सारा शुक्रिया आपको तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमल हमारे साथ जुड़े हुए थे, न्यूज रूम से सहयोगी हैं।